हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट 3 का एक टॉपिक धात्विक कार्बोनिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या कार्ब धात्विक यौगिकों का एक पार्ट है। आज हम देखेंगे कि धात्विक कार्बोनिल किसे कहा जाता है, धात्विक कार्बोनिल का वर्गीकरण क्या होता है और इसका निर्माण कैसे किया जाता है। गाइस देखिएगा, धातुओं के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बने यौगिकों को धात्विक कार्बोनिल कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO के साथ में जो बंध बनता है उसे धात्विक कार्बोनिल कहते हैं। यह मुख्यतः धातुओं की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में बनते हैं। जब कार्बोनिल यौगिकों के साथ में धातु जुड़ती है तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था मुख्यतः शून्य होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं NiCO4। CO यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसके 4 अणु निकल धातु के साथ में जुड़े हुए हैं। गाइस, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो CO जो होता है वो एक उदासीन लिगेंड होता है। उदासीन होने की वजह से निकल जो होगी, निकल धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य आती है। गाइस, NiCO4 पहला धात्विक कार्बोनिल यौगिक है, मतलब ऐसा धात्विक कार्बोनिल यौगिक जो सबसे पहले खोजा गया था वो NiCO4 है। गाइस, नेक्स्ट देखिएगा धात्विक कार्बोनिल का वर्गीकरण। धात्विक कार्बोनिल को वर्गीकृत कैसे कैसे किया जा सकता है वो हमें देखना है। सबसे पहले लिखा है एकलक धात्विक कार्बोनिल। एकलक धात्विक कार्बोनिल का मतलब है कि जिसमें केवल एक धातु परमाणु कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ी होती है उसे एकलक धात्विक परमाणु या एकलक धात्विक कार्बोनिल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, वेनेडियम के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड के 6 अणु जुड़े हुए हैं, VCO6। नेक्स्ट है FeCO5, नेक्स्ट CrCO6। इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे MoCO6 है, MO का मतलब मोलिब्डेनम धातु से है। यहाँ पे RuCO5 है और Ru का मतलब रुथेनियम धातु से है। ये धातुएं कार्बोनिल के साथ मिलकर धात्विक कार्बोनिल का निर्माण करती हैं। क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही धातु उपस्थित है, एक धातु उपस्थित होने के कारण हम इसे एकलक धात्विक कार्बोनिल कह सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वर्गीकरण था। सेकंड हम देखने वाले हैं बहुनाभिकीय यौगिक। बहुनाभिकीय का मतलब है कि इन यौगिकों में 2 से अधिक धातु परमाणु कार्बन मोनोऑक्साइड के सेतु द्वारा जुड़े हुए होते हैं। गाइस, सेतु का मतलब होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 2 धातुओं को जोड़ने का काम करेगा तो उसे सेतु कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है Fe3CO12। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO4CO12। ये CO यहाँ पे कोबाल्ट धातु है और ये CO यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से है। कार्बन मोनोऑक्साइड के 12 अणु होंगे और कोबाल्ट धातु हमारे पास 4 होंगी। ये हमारे पास बहुनाभिकीय यौगिक है। अब हम देखने वाले हैं कि इस यौगिकों में से इनकी संरचना यदि हमें बनानी हो तो किस प्रकार से बनेगी। देखिएगा, यहाँ पे 3 आयरन धातु हैं, Fe3CO12 हमने लिखा है। तो यहाँ पे 3 धातुओं को हमने ये दिखा दिया है। तीनों धातुओं के बीच में आपस में बंध बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक इस वाले आयरन धातु के साथ में 3 CO जुड़े हैं, इस वाले के साथ में भी 3 CO जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Fe और ये वाला Fe, इन दोनों के बीच में CO ने सेतु का काम किया है। ये C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में जुड़ा है, एक बंध इस आयरन से और दूसरा बंध इस आयरन धातु से जुड़ा हुआ है। सेम इसी प्रकार से इस वाले CO में भी C डबल बॉन्ड O और कार्बन का एक बंध इससे है और एक बंध इससे बना हुआ है। इस प्रकार से जो बहुनाभिकीय यौगिक होते हैं उनकी संरचना आप दिखा सकते हैं। यहाँ से 3 CO लिगेंड, यहाँ पे देखेंगे आप इस वाले Fe के बीच में कोई भी सेतु नहीं बना हुआ है CO का, इसीलिए इसके साथ में 4 CO लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुनाभिकीय यौगिकों की संरचना का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं थर्ड टाइप, द्विनाभिकीय यौगिक। द्विनाभिकीय का मतलब होता है इसमें 2 धातु परमाणु कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़े हुए रहते हैं। कि 2 धातु परमाणु उपस्थित होंगे जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ी रहेंगी तो उसे द्विनाभिकीय यौगिक कहा जाता है। गाइस देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है Mn2CO10 Fe2CO9। Mn2CO10 की संरचना हम यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे बनने वाली है।
इस बार आप देख रहे हैं कि CO लिगेंड ब्रिज का काम या फिर सेतु का कार्य नहीं करता है। केवल यहाँ पे मैग्नीज और मैग्नीज दो धातुएं हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और इसके साथ में 5 CO लिगेंड जुड़े हुए हैं। दोनों धातुओं के साथ में 5-5 CO लिगेंड जुड़े हैं। इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 CO लिगेंड है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी 5 CO लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये था धात्विक कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। 3 टाइप का वर्गीकरण हमने देखा है, जिसमें से पहला था हमारा एकलक धात्विक कार्बोनिल, दूसरा था बहुनाभिकीय यौगिक एंड तीसरा हमने देखा है द्विनाभिकीय यौगिक। गाइस अब हम देखने वाले हैं कि इन धात्विक कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। हम इसको बनाने की विधियों के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला सीधे संयोग द्वारा। सीधे संयोग का मतलब है कि हमारे पास जो भी धातु होगी वो, और दूसरा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल लिगेंड जो होता है, उन दोनों को यदि उन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाई जाए तो वो डायरेक्ट ही जुड़कर धात्विक कार्बोनिल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है निकल, आयरन जैसे कई धातु कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उपयुक्त ताप एवं दाब पर, उपयुक्त ताप जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ताप और दाब पर जब ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो धात्विक कार्बोनिल का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है Ni4CO। Ni का मतलब यहाँ पे निकल धातु से है और 4 कार्बोनिल जुड़कर NiCO4 का निर्माण कर लेते हैं। सेम वैसे ही Fe+5CO FeCO5, ये दोनों क्या बन गए हैं, हमारे पास धात्विक कार्बोनिल बन गए हैं। गाइस इसमें आप देख सकते हैं हमने डायरेक्ट क्या किया है, धातु ली है और धातु की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाई है। किसी और अन्य अभिकारक या फिर किसी अन्य अभिकर्मक की उपस्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। ये सीधे ही उपयुक्त ताप एवं दाब पर अभिक्रिया करके धात्विक कार्बोनिल का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड हम देखने वाले हैं अपचायक की उपस्थिति में धातु यौगिकों पर CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया से, कि कोई अपचायक यदि उपस्थित हो तो उस अपचायक की उपस्थिति में हम कैसे धात्विक कार्बोनिल का निर्माण करवा सकते हैं। तो गाइस देखिएगा, इसमें धातु यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है। इस ऑक्सीकरण अवस्था को शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में लाने के लिए अपचायक की उपस्थिति आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी धात्विक यौगिक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं आप लोगों के सामने लिखती हूँ MCl4। M का मतलब यहाँ पे कोई भी धातु होगी और धातु का मैंने क्लोराइड यहाँ पे लिखा है। अब धातु क्लोराइड जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो जब हम इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो धातु पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। अब धातु पे यदि हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है तो ऑक्सीकरण अवस्था अधिक हो गई। इसी ऑक्सीकरण अवस्था को कम करने के लिए, कम का मतलब है एकदम शून्य करने के लिए अपचायक की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो गाइस नेक्स्ट देखिएगा, कुछ सक्रिय धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम तथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे यौगिकों को अपचायक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अपचायक के तौर पे हम क्या क्या लेने वाले हैं, सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन यौगिकों को हम अपचायक के रूप में यूज करेंगे और यहाँ से आप देख पाएंगे ये लिखा गया है OSO4। OS का मतलब यहाँ पे ओस्मियम धातु से है। ओस्मियम धातु के साथ में ऑक्साइड बना हुआ है OSO4, जिसकी अभिक्रिया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के 10 अणुओं के साथ करवाई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक हमारे पास बनता है OSCO6 और प्लस में बनेगा 4CO2। इस प्रकार से हम यहाँ से ये ऑक्साइड लेंगे। ऑक्साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इस OS धातु की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो -8 होगा और इस पर -8 है, तो इस ओस्मियम पर कितने होने वाले हैं, +8 होने वाले हैं। तो इस +8 को शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में लाया है हमने, यहाँ पे CO ऐड किया है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जब धातु जुड़ती है तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इस शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में लाने के लिए अपचायक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। गाइस एक बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ने खुद ने अपचायक का काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड परिवर्तित हुआ है CO2 में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा RuI3। Ru का मतलब यहाँ पे रुथेनियम धातु से है।
RuI3 लिखा गया है, मीन्स I पे -1 चार्ज होता है तो Ru पे +3 चार्ज आएगा। इस +3 चार्ज को 0 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है अर्जेंटम धातु या फिर चांदी का, जिसके द्वारा अपचयन करके Ru को +3 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है। गाइस यदि आप इसका प्रोसेस देखना चाहते हैं, यहाँ पे Ag के साथ में मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे Ru +3 में था और I जो है I के ऊपर माइनस चार्ज होगा, मीन्स 3I माइनस होगा। यहाँ पे ये खुद 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है और ये Ag की यदि बात करें तो Ag भी किस में है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब आप देखेंगे कि ये Ag जो धातु होती है इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Ag+ की फॉर्म में आएगी और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाएगा। अब ये तो Ag+ में आई है, ऐसे ही 3 हमारे पास Ag है तो 3 से आप 3 Ag+ बना लेंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं ये तीनों इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, यहाँ पे ये रुथेनियम धातु है, +3 चार्ज है। अब +3 का मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो Ag धातु ने मुक्त किए थे ये Ru+3 ग्रहण करके Ru+3 से सिंपल Ru में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से Ag के द्वारा अपचायक का काम किया जाता है। तो Ru को +3 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में लाकर इसके साथ में कार्बोनिल समूह ऐड कर दिए और धात्विक कार्बोनिल का निर्माण हो गया। जैसे ही Ag पर पॉजिटिव चार्ज आया था वैसे ही ये I- के साथ में जुड़कर 3Agi का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से अपचायकों के द्वारा अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट आप देखने वाले हैं इसके थर्ड निर्माण की विधि होती है तापीय अथवा प्रकाशीय अपघटन द्वारा। तापीय और प्रकाशीय अपघटन द्वारा भी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो अधिक जटिल कार्बोनिल यौगिक होते हैं, मीन्स या तो बहुनाभिकीय या द्विनाभिकीय यौगिक, इनका निर्माण सामान्य जो आपके पास कार्बोनिल होते हैं उनका प्रकाशीय और उसमें अपघटन करके किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे 2FeCO5, यहाँ पे हमने FeCO5 के 2 अणु लिए हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीन्स प्रकाशीय अपघटन में Fe2CO9 का निर्माण करता है और साथ में एक कार्बोनिल फ्री हो जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं CO5 और 2 अणु लिए हैं तो CO10 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने CO9 ही लिखा है इसीलिए एक CO यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आप धात्विक कार्बोनिल का निर्माण कर सकते हैं। ये 3 विधियां हमने देखी हैं जिनके द्वारा हम धात्विक कार्बोनिल का निर्माण कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट हम देखने वाले हैं धात्विक कार्बोनिल यौगिकों के सामान्य गुण। सामान्य गुण क्या होंगे इसके? सामान्य गुण ये होता है कि सबसे पहले इसमें धातु या तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में या फिर एकदम निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था मीन्स +1 ऑक्सीकरण अवस्था में भी कई बार देखने को मिल जाती है। तो या तो शून्य या फिर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट देखना VCO6 मतलब वेनेडियम का जो कार्बोनिल यौगिक है तथा FeCO5 आयरन का कार्बोनिल यौगिक, इनके अतिरिक्त अन्य सभी एक नाभिकीय कार्बोनिल यौगिक द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। मीन्स इन 2 यौगिकों को छोड़कर इनके अलावा जो भी एक नाभिकीय यौगिक होंगे वो सभी द्रव्य अवस्था में पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा ये इसके 2 गुण हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि लगभग सभी कार्बोनिल यौगिक प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम होता है EAN रूल, वह 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करते हैं। गाइस प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम क्या होता है और 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या होता है ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।